तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द टाइगर एंड द डियर बाय श्री औरोबिंदो। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में यानी कि पोएम को लिखने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो श्री औरोबिंदो इनका जो जन्म है वो 15 अगस्त 1872 कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ था। दोस्तों वो एक इंडियन पोएट, योगी, महर्षि एंड इंडियन नेशनलिस्ट थे। दोस्तों इन्होंने वंदे मातरम इस न्यूज़पेपर को भी एडिट किया है। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि सत्यवान एंड सावित्री, वन डे, रेवलेशन, ब्राइड ऑफ द फायर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 5 दिसंबर 1950 पौंडीचेरी इंडिया में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में यानी कि हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है, ये भी हम अच्छे से ब्रीफ में देख लेंगे ताकि आपको पोएम पढ़ते वक्त या फिर समझते वक्त किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो इस पोएम में हमारे जो पोएट है वो हमें नेचर के दो बिल्कुल अपोजिट साइड्स दिखाना चाहते हैं यानी कि दो बिल्कुल अलग साइड्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एक तरफ टाइगर है यानी कि एक तरफ कौन सा जानवर है तो टाइगर है जो कि बहुत ही पावरफुल है, घमंडी है, थोड़ा वायलेंट है, मतलब कि वो अपनी ताकत का यूज़ दूसरों को डराने और मारने के लिए करता है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक और एनिमल है जो कि है डियर यानी कि हिरण, जो कि बिल्कुल सीधा है, प्यारा है और शांत है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अपनी लाइफ पीसफुली जीना चाहता है। अब हमारे पोएट ने टाइगर को ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि वो इविल या फिर बुरी ताकत का सिंबल है जो कि सिर्फ अपनी पावर को दिखाना चाहता है। और डियर को इसीलिए सॉफ्ट और इनोसेंट दिखाया है क्योंकि वो गुड या फिर अच्छाई का सिंबल है जो कि प्यार, शांति और लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारे पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में हमेशा ही गुड वर्सेस इविल का स्ट्रगल होता है। जैसे टाइगर और डियर के बीच डिफरेंस है वैसे ही रियल लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग लोग कभी कभी वीक और इनोसेंट लोगों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन पोएट का मेन पॉइंट ये है कि चाहे टाइगर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसकी जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है वो हमेशा नहीं चल सकती। एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाती है क्योंकि सिर्फ ताकत और गुस्सा परमानेंट हो ही नहीं सकता। डियर के जैसे क्वालिटीज़ जैसे कि प्यार, शांति, इनोसेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक टिकती है और लास्ट में वही जीत जाती है। इसलिए हमारे पोएट हमें एक होप देना चाहते हैं, हमें एक आशा देना चाहते हैं कि अगर बुरी ताकत स्ट्रॉन्ग लग रही है तब भी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आखिर में अच्छाई और हमारी जो लाइफ का स्पिरिट होता है वही सर्वाइव करता है। तो दोस्तों ये तो है हमारी आज के इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम को अच्छे से लाइन बाय लाइन देखकर अच्छे से मतलब कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है, ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग व्हाट क्रेप्ट थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो एक टाइगर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन वो सीधा नहीं बोल रहे हैं कि एक टाइगर जो है वो आ रहा है, क्योंकि पूरी लाइन का सेंस तो यही है। बस टाइगर की जो है वो थोड़ी अलग अलग बातें बताई गई है, उसके बारे में बात की गई है कि टाइगर जंगल में एंटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते हैं ताकि हम उस सीन को जो है वो अंदर तक फील कर सके। जब हमारे पोएट कहते हैं ब्रिलियंट तो इसका मतलब है कि टाइगर बहुत ही चमक रहा है, उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग और सुंदर लग रही है, जैसे उसकी स्किन या फिर आंखें शाइन कर रही हो। यहाँ पर पोएट दिखाना चाहते हैं कि ये जो टाइगर है वो सिर्फ डेंजरस ही नहीं है बल्कि पावरफुल और इंप्रेसिव भी है, इसलिए वो नेचर का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट के जैसा लगता है। फिर आगे हमारे पोएट कहते हैं क्राउचिंग स्लाउचिंग। दोस्तों ये दो वर्ड बोलकर वो टाइगर के चलने का स्टाइल बताते हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे झुककर चुपके से मूव कर रहा है। कौन? तो टाइगर, जैसे कि वो किसी के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। यहाँ से हमें उसकी हंटिंग नेचर समझ में आती है। और फिर पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर स्मार्ट भी है, साथ ही साथ डेंजरस भी है। वो सीधा अटैक नहीं करता है बल्कि प्लान बनाकर आगे बढ़ता है। आगे हमारे पोएट कहते हैं व्हाट क्रेप्ट। दोस्तों इसका मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी है जो चुपके से बिना आवाज़ के आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से सस्पेंस क्रिएट होता है कि जंगल में कुछ तो ऐसा डेंजरस है, कुछ तो ऐसा डरावना है, स्कैरी सा है जो कि मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हमारे जो रीडर्स है यानी कि जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, हम और आप, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये चीज़ हो क्या सकती है। हालांकि हमें तो पता है कि वो जानवर टाइगर है। आगे हमारे पोएट कहते हैं थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट।
अब दोस्तों यहाँ पर इस लाइन में जो है वो ग्रीन हार्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ग्रीन हार्ट का मतलब है कि जंगल का वो बीच वाला हिस्सा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे और सबसे ज़्यादा लाइफ होती है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा हरियाली होती है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पनपते हैं और सबसे ज़्यादा एनिमल्स भी उसी जगह में रहते हैं। उसी जगह को यहाँ पर एक जंगल के एक स्पेसिफिक पार्ट को ग्रीन यानी कि हार्ट कहा गया है। यहाँ पर पोएट जंगल को एक जिंदा चीज़ की तरह दिखा रहे हैं, जिंदा चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे उसका भी हार्ट है और उस हार्ट के अंदर, उस दिल के अंदर जो है वो टाइगर घुस चुका है। दोस्तों इससे ये फील आता है कि टाइगर नेचर के पीसफुल सेंटर में एंटर कर रहा है, जहाँ पर ये जो डियर जैसे इनोसेंट एनिमल्स है, यानी कि जो हिरण होते हैं उस जैसे इनोसेंट एनिमल्स जो है वो वहाँ पर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब हमारे पोएट ने ये जो लाइन है वो इसलिए ऐसे लिखी है ताकि हमें टाइगर की पावर, उसकी साइलेंट मूवमेंट और उसके आने से जो जंगल में आने वाला डेंजर है वो सारी चीज़ें हमें एक साथ फील हो सके और साथ ही साथ हमें ये भी समझ आए कि अब जो है वो गुड वर्सेस इविल का जो कॉन्ट्रास्ट है वो यहाँ पर इस लाइन से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों यही है हमारी इस पहली लाइन का मतलब। आई होप आपको अच्छे से वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें समझ आई होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली लाइन की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, ग्लीमिंग आईज एंड माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज ऑफ ग्रैंड्यूअर एंड मर्डर। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो टाइगर को और भी ज़्यादा डिटेल में दिखाते हैं ताकि हमें उसका जो पूरा लुक और उसका जो पूरा नेचर है, उसका जो बर्ताव है वो हमें क्लियरली समझ आ सके। जब हमारे पोइट कहते हैं ग्लीमिंग आइज तो इसका मतलब है कि टाइगर की आंखें जो है वो चमक रही है, उसकी आंखों में चमक है, जैसे अंधेरे में जंगल में भी वो सब कुछ क्लियरली देख सकता है, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो टाइगर की आंखें चमक रही है। यहाँ पर पोइट दिखाना चाहते हैं कि टाइगर जो है वो बहुत ही चौकन्ना है, बहुत ही अलर्ट है, पावरफुल है, उसकी प्रेजेंस थोड़ी स्कैरी भी लगती है, यानी कि उसका मौजूद होना ही हमें थोड़ा डरा सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में जो है वो एक तरीके से शिकार करने वाली फीलिंग है, मार डालने वाली फीलिंग है। फिर आगे हमारे पोइट कहते हैं माइटी चेस्ट। दोस्तों इन दो वर्ड से हमें पता चलता है कि टाइगर की जो बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, साथ ही साथ भारी भरकम है, उसकी ताकत उसके चेस्ट में दिखाई देती है। यहाँ पर पोइट उसकी फिजिकल पावर को हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब कि वो किसी को भी इजीली मार सकता है या फिर हरा सकता है। फिर आगे हमारे पोइट कहते हैं सॉफ्ट साउंडलेस पॉज। दोस्तों ये बात बोलकर हमारे जो पोइट है वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं कि इतना बड़ा और स्ट्रांग शरीर होने के बाद भी टाइगर इतनी हल्की चाल चलता है कि कोई उसकी आवाज़ भी नहीं सुन सकता, यानी कि बिल्कुल भी उसके चलने की आहट नहीं होती। यहाँ पर पोइट बताना चाहते हैं कि टाइगर सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि डेंजरस इसीलिए भी है क्योंकि वो चुपके से अटैक करता है और उसके शिकार को बिल्कुल महसूस भी नहीं होता है कि कोई उसे मारने आ रहा है, यानी कि उसका शिकार उसे आते हुए महसूस भी नहीं कर पाता। फिर आगे हमारे पोइट कहते हैं ऑफ ग्रैंड्यूअर एंड मर्डर। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर ग्रैंड्यूअर का मतलब होता है उसकी शान। किसकी शान? तो टाइगर की शान, उसकी रॉयल फीलिंग, जैसे कि वो जंगल का किंग हो तो वो वाली फीलिंग। और आगे हमारे पोइट कहते हैं मर्डर। दोस्तों मर्डर का मतलब होता है कि टाइगर का मार देने वाला नेचर, यानी कि उसका खून करने वाला नेचर। तो पोइट ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर जो है वो एक साथ दो चीज़ें हैं। एक तरफ तो वो बहुत ही मैजेस्टिक है, इंप्रेसिव लगता है, और दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है, यानी कि उसकी ब्यूटी के अंदर भी डेंजर छुपा है। पोइट ने ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि हमें समझ आए कि ये जो बुरी ताकत होती है, ये जो इविल होता है ना, वो हमेशा अगली नहीं होता है, यानी कि दिखने में हमेशा बुरा नहीं होता है। कभी कभी वो पावरफुल भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि एक तबाही होती है, कोई बुरी सोच तो होती है। अगर इस पूरी लाइन को एक साथ जोड़कर देखें तो यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो हमें एक ऐसा टाइगर दिखाते हैं जिसके चमकती हुए आंखें हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी और बिना आवाज़ के चलने वाले पैर उसकी पावर के स्मार्टनेस को दिखाते हैं, यानी कि उसकी जो पावर और स्मार्टनेस है ये सारी चीज़ें उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथ ही उसकी जो शान है उसके पीछे एक डेंजरस, मार देने वाला नेचर भी छुपा हुआ है। मतलब वो देखने में इंप्रेसिव है पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसी से हमारी जो पोएट है वो गुड वर्सेस इविल के कॉन्ट्रास्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो एक लाइन है ये भी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द विंड स्लिप थ्रू द लीव्स एज इफ अफ्रेड लेस्ट इट्स वॉइस एंड द नॉइस ऑफ इट्स स्टेप्स परटर्ब द पिटीलेस स्प्लेंडर। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो जंगल का एटमॉस्फेयर और टाइगर की प्रेजेंस का इफेक्ट दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं कि उसके मौजूद होने से क्या क्या नेचर में जो है वो मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्या क्या प्रभाव दूसरी चीज़ों पर पड़ रहा है। लेकिन ये जो बात है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते हैं। जब हमारे पोइट कहते हैं द विंड स्लिप थ्रू द लीव्स तो इसका मतलब है कि हवा जो है वो धीरे
धीरे धीरे पत्तों के बीच से निकल रही है, जैसे वो नॉर्मली तेज चलने के बजाय चुपके से मूव कर रही है। यहाँ पर पोइट हवा को एक लिविंग चीज़ की तरह दिखाते हैं, जैसे कि वो खुद अपने हिसाब से टाइगर को देखते हुए, टाइगर की जो मूवमेंट है उसे ध्यान में रखते हुए आज मूव कर रही है। यानी कि नॉर्मली हवा ज़ोर से चलती है, लेकिन आज जब टाइगर शिकार पर निकल चुका है तो हवा भी क्या कर रही है, तो बहुत ही हल्की हल्की चल रही है ताकि टाइगर को डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर हमारे पोइट कहते हैं एज इफ अफ्रेड। दोस्तों इन 2-3 वर्ड से हमें पता चलता है कि हवा भी डरी हुई है। मतलब टाइगर की प्रेजेंस जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा डरावनी है कि ये जो नेचर के एलिमेंट्स है वो तक डर रहे हैं। पोइट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि टाइगर का डर जो है वो सिर्फ एनिमल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरा एनवायरनमेंट उससे इफेक्ट हो रहा है। आगे हमारे पोइट कहते हैं लेस्ट इट्स वॉइस एंड द नॉइस ऑफ इट्स स्टेप्स परटर्ब। दोस्तों इसका मतलब है कि हवा को डर है कि कहीं उसकी आवाज़ या फिर उसकी जो हल्की सी मूवमेंट है उससे जो है वो कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। मतलब कि वो बिल्कुल साइलेंट रहना चाहती है। यहाँ से तो दोस्तों एक टेंशन क्रिएट होती है कि सब कुछ बहुत ही शांत है, क्योंकि कोई भी टाइगर का अटेंशन नहीं लेना चाहता है। यहाँ तक कि नेचर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी टाइगर का साथ दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल शांति से हैं। वो भी जो है वो टाइगर का अटेंशन नहीं लेना चाहते कि मेरी वजह से मतलब कि टाइगर को डिस्टर्ब हो जाए और वो मुझ पर अटैक कर दे। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट क्या दिखाना चाहते हैं कि नेचर के एलिमेंट्स तक जो है वो मतलब कि टाइगर से डरे हुए हैं। फिर हमारे पोइट कहते हैं द पिटीलेस स्प्लेंडर। दोस्तों इसमें जो पिटीलेस है उसका मतलब होता है जिसमें दया भाव नहीं है, जिसमें कोई करुणा नहीं होती, दया नहीं होती। और स्प्लेंडर का मतलब होता है शान या फिर ग्रैंडनेस, यानी कि जिसे हम जो है वो शानदार कह सकते हैं, बड़प्पन कह सकते हैं। एक तरीके से जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा भव्य होती है, शानदार होती है, तो उसे हम मतलब कि स्प्लेंडर कहते हैं। तो यहाँ पर पोइट टाइगर को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के रूप में जो मतलब कि एक तरफ से बहुत ही ग्रैंड और इंप्रेसिव है, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल रूथलेस है, यानी कि बहुत ही कठोर है, उसमें किसी के लिए भी दया नहीं है। पोइट ने ये जो फ्रेज़ है वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो फिर से वही कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं कि बाहर से तो टाइगर रॉयल और ब्यूटीफुल है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही क्रूअल है, यानी कि निर्दयी है, बहुत ही क्रूर है। अगर इस पूरी लाइन को एक साथ जोड़कर समझे तो यहाँ पर हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि टाइगर की इतनी स्ट्रांग और डरावनी प्रेजेंस है कि हवा भी पत्तों के बीच से बिल्कुल चुपके से बिना किए आवाज़ मतलब कि बिना आवाज़ किए गुजर रही है, जैसे कि वो डर रही हो कि कहीं उसकी आवाज़ से इस शानदार लेकिन निर्दयी टाइगर को कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। यानी कि पूरा जंगल उसके सामने बिल्कुल शांत और डरा हुआ हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन कुछ लाइन्स में हमें समझाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ बट द ग्रेट बीस्ट क्राउच एंड क्रेप्ट एंड क्राउच अ लास्ट टाइम नॉइसलेस फैटल। दोस्तों इस पार्ट में हमारे जो पोइट है वो टेंशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और हमें फील करवाते हैं कि अब जो है वो अटैक होने वाला है। जब हमारे पोइट कहते हैं हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, तो इसका मतलब है कि जंगल में सब कुछ इतना ज़्यादा शांत और डरा हुआ हो चुका है कि जैसे कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है। यानी कि सब जो है वो टाइगर को देखकर बिल्कुल डर चुके हैं और वो सांस लेने की यानी कि सांसों की भी आवाज़ नहीं आने दे सकते। यहाँ पर हमने जो देखा था पिछले लाइन में कि हवा भी जो है वो मतलब कि चुप हो गई थी, उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि अब जो है वो पूरा इन्वायरमेंट, पूरा आसपास का वातावरण कैसा है, तो बिल्कुल स्टिल है, शांत है। पोइट ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर का डर जो है वो इतना ज़्यादा है कि जो लाइफ है वो बिल्कुल रुक सी गई है। फिर हमारे पोइट कहते हैं बट द ग्रेट बीस्ट क्राउच एंड क्रेप्ट। दोस्तों इसमें जो ग्रेट बीस्ट है ये जो है वो टाइगर के बारे में कहा गया है। इस ग्रेट बीस्ट से हमें टाइगर की पावर और उसके साइज़ का आइडिया मिलता है कि वो कितना बड़ा है और कितना मतलब कि एक शिकारी जानवर है, यानी कि निर्दयी जानवर है। और फिर हमारे पोइट कहते हैं क्राउच एंड क्रेप्ट। दोस्तों इसका मतलब है कि वो झुक कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल साइलेंट तरीके से। ये उसकी जो है वो हंटिंग स्टाइल को दिखाता है कि वो किस तरीके से शिकार करता है, कि वो मतलब कि कैसे शिकार करता है, तो झुककर और धीरे धीरे आगे बढ़कर शिकार करता है। मतलब वो पेशेंस से सही मोमेंट का वेट कर रहा है। फिर आगे हमारे पोइट कहते हैं एंड क्रेप्ट एंड क्राउच अ लास्ट टाइम। दोस्तों इस लाइन में जो है वो फिर से सेम वर्ड्स रिपीट किए गए हैं। पोइट ने जो है वो रिपीटेशन इसलिए यूज़ किया है ताकि हमें उस घटना की स्लो मोमेंट और मतलब कि उस चीज़ की स्लो मोमेंट को और सस्पेंस को हमें फील किया जा सके, जैसे टाइगर बार बार धीरे धीरे पोजीशन ले रहा हो अटैक करने के लिए। और फिर हमारे पोइट आगे कहते हैं अ लास्ट टाइम। दोस्तों इन 2-3 वर्ड से हमें क्लियर हो जाता है कि अब फाइनल स्टेप आ चुका है, यानी कि अब वो आखिरी पल आ चुका है जब अटैक होने ही वाला है। नॉइसलेस फैटल। दोस्तों इसका मतलब है बिना किसी डेंजरस। पर पोइट दिखाना चाहते हैं कि टाइगर का सबसे बड़ा वेपन, उसका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, तो उसकी चुप्पी होती है, उसकी साइलेंस होती है। वो इतना चुपके से अटैक करता है कि शिकार को बचने का चांस भी नहीं मिलता।
पोइट ने ये सब इसलिए लिखा है ताकि हमें समझ आए कि ये जो इविल या फिर डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है ना, वो किस तरीके से काम करती है, उनकी प्लानिंग क्या होती है। वो शोर नहीं मचाते बल्कि चुपके से सही वक्त पर अटैक करते हैं और उसका इफेक्ट बहुत ही खतरनाक और जानलेवा यानी कि डेंजरस हो सकता है। अब इस पूरी लाइन को अगर हम जोड़ कर समझे तो हमारी जो पोइट है वो सिंपल वे में ये कह रहे हैं कि जंगल है जो है वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है जैसे कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। और इसी बीच टाइगर जो कि एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, वो बार बार धीरे धीरे झुक कर चुपके से आगे बढ़ रहा है, फाइनल मोमेंट के लिए रेडी होता है और बिना किसी आवाज़ के एक ऐसा अटैक करने वाला है जो कि कैसा है तो बहुत ही जानलेवा है, बहुत ही फैटल है, बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन एक लाइन में हमें समझाया गया है। तो आई होप आपको ये लाइन भी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, टिल सडनली डेथ lived on the beautiful wild deer as it drank unsuspecting at the great pool in the forest coolness and shadow। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है हमें वो एग्जैक्ट मोमेंट, वो क्षण दिखाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ एकदम से चेंज हो जाता है। टिल सडनली डेथ lived, इसका मतलब है कि इतनी देर से जो टाइगर चुपके चुपके से वेट कर रहा था वो अब एकदम से जंप करता है, अचानक से जंप करता है। और यहाँ पर डेथ वर्ड यूज़ करके जो है वो हमारे जो पोइट है वो सीधा टाइगर का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि टाइगर खुद क्या है तो मौत जैसा है, डेथ के जैसा है। जहाँ पर वो अटैक करेगा वहीं सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। इससे जो है वो हमारे जो टाइगर है उसकी डेंजर यानी कि उसका जो खतरा है वो और भी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से फील होता है। आगे हमारे पोइट कहते हैं ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर। दोस्तों इसमें डियर को ब्यूटीफुल बोला गया है, ये सिर्फ उसकी आउटर ब्यूटी के लिए नहीं है बल्कि उसकी जो मासूमियत है, इनोसेंस है और जो उसकी प्योरिटी है उसको दिखाता है। मतलब वो बिल्कुल सीधा साधा और नुकसान ना पहुंचाने वाला सीधा सा जानवर है और इसीलिए उस पर अटैक और भी हमें मतलब कि दुखद लगता है, सैड लगता है। पोइट यहाँ पर जो है वो डियर और टाइगर का कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, गुड वर्सेस इविल का कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। एज इट ड्रैंक का मतलब है कि टाइगर अपनी प्यास बुझा रहा था, यानी कि पानी पी रहा था, बिल्कुल नॉर्मल और पीसफुल मोमेंट था। मतलब वो अपनी लाइफ जी रहा था बिना किसी टेंशन के। और आगे हमारे पोइट कहते हैं अनसस्पेक्टिंग। दोस्तों ये जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ये जो डियर था उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि डेंजर यानी कि जो खतरा है वो उसके आसपास ही कहीं पर मंडरा रहा है। वो बिल्कुल रिलैक्स था। इससे हमें समझ आता है कि इनोसेंस जो होती है यानी कि हमारी जो मासूमियत होती है वो कभी कभी खुद हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। और एट द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शैडो। दोस्तों इस लाइन में जो है वो हमारे पोइट एक काम और सेफ जैसी जगह दिखाते हैं कि एक बड़ा सा पानी का तालाब है, जंगल की ठंडी हवा और छाया है जहाँ पर एक डियर जो है वो पानी पी रहा है। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर डियर को लगता है कि उसके आसपास सब कुछ सेफ है, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो जानबूझकर इतना पीसफुल सीन बनाते हैं ताकि जब अटैक हो डियर पर तो उसका जो शौक है वो हमें और ज़्यादा सैड लगे और ज़्यादा लगे। ओके, यानी कि ये भी दिखाया गया है कि डेंजर कभी भी कहीं भी आ सकता है। अब अगर इस पूरी लाइन को एक साथ जोड़कर समझे तो हमारे जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि डियर जो कि बिल्कुल प्यारा और इनोसेंट एनिमल है वो जंगल के ठंडे और शांत कोने में पानी पी रहा था और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई खतरा उसके पास है। तभी अचानक क्या होता है कि टाइगर जो कि बिल्कुल डेथ की तरह है, मौत की तरह है, उस पर जंप करके उसकी लाइफ ख़त्म कर देता है। यानी कि एक पीसफुल और सेफ लगने वाला मोमेंट उसमें भी जो है वो मतलब कि अचानक से एक इविल आकर उसे अचानक अटैक करता है और सब कुछ बदल देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली लाइंस की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, एंड इट फेल एंड टर्न डाइड रिमेंबरिंग इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो डियर के लास्ट मोमेंट को दिखाते हैं, लेकिन बहुत ही इमोशनल तरीके से, ताकि हमें उसकी हेल्पलेसनेस यानी कि जो उसका मतलब कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो वाला जो मोमेंट है वो फील हो सके। एंड इट फेल एंड टर्न डाइड, इसका मतलब है कि टाइगर के अटैक के बाद जो डियर है, जो हिरन है, वो गिर जाता है। उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से हर्ट हो चुकी है, यानी कि हर तरीके से जख्मी हो चुके हैं, घाव भर आ चुके हैं और अब वो बच नहीं पाता। यहाँ पर पोइट सीधा बोल देते हैं कि डियर की डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है, बिना ज़्यादा डिटेल में जाए। लेकिन इतना समझ आ जाता है कि ये जो अटैक था ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फाइनल था। टर्न वर्ड से हमें पता चलता है कि डियर को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन पोइट इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो उसके पेन से ज़्यादा उसके इमोशंस पर है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है कि रिमेंबरिंग इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड। इसका मतलब है कि मरने के टाइम डियर को अपना साथी या फिर अपना पार्टनर याद आ जाता है जो कि अब अकेला जंगल में रह जाएगा। सोल का मतलब होता है बिल्कुल अकेला और डीप वुडलैंड का मतलब है जंगल का गहरा हिस्सा जहाँ पर वो अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पोइट दिखाना चाहते हैं कि डियर सिर्फ एक जानवर नहीं है, उसके भी इमोशंस है, उसकी लाइफ में भी प्यार और कनेक्शन है।
पोइट ने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी है ताकि हमें समझ आए कि जब किसी इविल या फिर डिस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी कि कोई जब इविल या फिर डिस्ट्रक्टिव फोर्स किसी को नुकसान पहुंचाती है तो वो सिर्फ उसकी एक इंसान की लाइफ नहीं जाती, एक जीव की लाइफ नहीं जाती है, बल्कि उससे जुड़े हुए लोग या फिर क्रिएचर्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनका प्यार या फिर उनका कनेक्शन भी टूट जाता है। अगर इस लाइन को एक साथ जोड़कर समझे तो हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि टाइगर के अटैक के बाद डियर गिरकर मर जाता है और अपने लास्ट मोमेंट में वो बस अपने साथी को याद करता है जो कि अब जंगल में अकेला रह जाएगा। यानी कि उसकी डेथ सिर्फ उसका एंड नहीं है बल्कि उसके प्यार और कनेक्शन का भी दर्द भरा एंड है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है, डिस्ट्रॉय द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर। दोस्तों इस लाइन में हमारी जो पोइट है वो हमें सिचुएशन का मतलब एकदम क्लियर कर देते हैं और जो अभी तक हमने देखा उसकी एक समरी जैसी हमें दे देते हैं। डिस्ट्रॉयड से स्टार्ट करके वो सीधा बोलते हैं कि डियर जो है उसका पूरा एंड हो चुका है, यानी कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है। ये वर्ड स्ट्रॉन्ग है ताकि हम उस लॉस के सीरियसनेस को फील कर सकें। फिर आगे कहते हैं द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी। दोस्तों इस लाइन में जो है वो हमारे पोइट डियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हिरण को डिस्क्राइब कर रहे हैं। माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट और शांत, हार्मलेस का मतलब होता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और ब्यूटी ये वर्ड यूज़ करके उसकी इनोसेंस और प्यार भरी नेचर को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर पोइट क्लियरली दिखाते हैं कि डियर जो है वो गुड चीज़ों का सिंबल है। आगे हमारे पोइट कहते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी। इसमें जो है वो टाइगर की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है पावरफुल, क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, रूथलेस या फिर कठोर जिसे हम कह सकते हैं, क्रूर जिसे हम कह सकते हैं। और फिर से ब्यूटी वर्ड यूज़ किया गया है। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोइट दिखाना चाहते हैं कि टाइगर भी अपने आप में अपने तरीके से ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव है, लेकिन उस ब्यूटी के अंदर क्रूअल्टी छुपी हुई है, क्रूरता छुपी हुई है। आगे फिर इन नेचर ऐड करके पोइट ये बताते हैं कि ये सब कुछ नेचर का ही पार्ट है, मतलब कि दुनिया में ऐसे अपोजिट फोर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक तरफ इनोसेंस और दूसरी तरफ पावर और डिस्ट्रक्शन। पोइट ने जो लाइन है वो इसलिए लिखी है ताकि वो क्लियर कंट्रास्ट दिखा सके कि कैसे एक जेंटल और हार्मलेस ब्यूटी को एक स्ट्रॉन्ग पर क्रूअल ब्यूटी मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी कि गुड और इविल का जो क्लैश है वो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ आता है। अगर इस पूरी लाइन को एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि नेचर के अंदर एक तरफ सॉफ्ट इनोसेंट और किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाली ब्यूटी है जो कि है डियर, और दूसरी तरफ एक पावरफुल लेकिन निर्दयी ब्यूटी है जो कि है टाइगर। और इस केस में स्ट्रॉन्ग और क्रूअल ब्यूटी ने माइल्ड और हार्मलेस ब्यूटी को हरा दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि इविल ने गुड करके उसे खत्म कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, But a day may yet come when the tiger crouches and leaps no more in the dangerous heart of the forest, as the mammoth shakes no more the plains of Asia. दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो एकदम से अपना टोन चेंज कर देते हैं और अब होप की बात करने लगते हैं। मतलब अब वो सिर्फ अटैक और डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाते बल्कि फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। बट अ डे में येट कम, इसका मतलब है कि शायद फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा। ये पक्का नहीं है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर पोइट जो है वो होप क्रिएट कर रहे हैं कि सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, इससे अच्छा भी दिन एक दिन आएगा। When the tiger crouches and leaps no more, इसमें वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब टाइगर झुक कर चुपके से चलना और अचानक जम करके शिकार करना बंद कर देगा। मतलब उसकी जो हंटिंग और किलिंग नेचर है वो खत्म हो जाएगी। ये एक्चुअली इविल का एंड का सिंबल है। इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, दोस्तों यहाँ पर जो है वो जंगल के बीच को डेंजरस बोला गया है क्योंकि अभी तक वही जगह ऐसी थी जो टाइगर की वजह से बहुत ज़्यादा डरावनी लगती थी, लेकिन पोइट कह रहे हैं कि फ्यूचर में शायद वही जगह सबसे ज़्यादा सेफ बन जाएगी। फिर एज द मैमथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, ये दोस्तों ये जो लाइन है वो एक एग्जाम्पल है। मैमथ जो है वो एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल पुराना जानवर था जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है और वो एशिया के प्लेन्स में था। ओके, शेक्स नो मोर का मतलब है कि वो ज़मीन को हिला नहीं सकता क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुका है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर पोइट इस बात को कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे मैमथ जैसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स भी एक टाइम के बाद दुनिया से गायब हो गए, वैसे ही टाइगर जैसी जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो भी हमेशा नहीं रहेगी। पोइट ने जो कंपैरिजन है वो इसलिए दिया है ताकि हमें ये समझ आए कि कोई भी पावर परमानेंट नहीं होती है, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर इस पूरी लाइन का ओवरऑल मीनिंग देखें तो हमें ये समझ आता है, हमारे पोइट ये कहना चाहते हैं कि शायद फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा जब टाइगर जो अभी जंगल में डेंजरस तरीके से शिकार करता है वो ऐसा करना बंद कर देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक टाइम में मतलब कि पावरफुल मैमथ भी दुनिया से गायब हो चुके थे। यानी कि हर डिस्ट्रक्टिव और स्ट्रॉन्ग फोर्स का एंड होता है और वो हमेशा के लिए नहीं टिकती। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कुछ लाइन्स में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी लाइन्स आती है,
Still then shall the beautiful wild deer drink from the coolness of great pools in the leaves shadow। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो फाइनली एक पीसफुल और होपफुल पिक्चर दिखाते हैं जो पहले वाले वायलेंट सीन का बिल्कुल अपोजिट है। सबसे पहले हमारे पोइट कह रहे हैं स्टिल देन शाल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक, का मतलब है कि फ्यूचर में भी डियर जैसे प्यारे और इनोसेंट क्रिएचर्स जिंदा रहेंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे। ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर फिर से उसकी इनोसेंस, सॉफ्टनेस और नेचुरल ब्यूटी को हाईलाइट करता है, मतलब कि गुड क्वालिटीज खत्म नहीं होती है। ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स, इसमें जो है वो वही पीसफुल सीन वापस लाते हैं जहाँ पर डियर पानी पी रहे हैं पॉन्ड में, यानी कि थोड़े से मतलब कि तालाब में, लेकिन इस बार कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। कूलनेस इस वर्ड से हमें एक काम रिलैक्सिंग फीलिंग आती है, जैसे सब कुछ अब सेफ है, सब कुछ शांत है। इन द लीव्स शैडो का मतलब है कि पेड़ों की छाया के नीचे, जो कि एक सेफ और प्रोटेक्टिव जगह को दिखाता है। यहाँ पर पोइट बताना चाहते हैं कि नेचर का असली रूप पीस और बैलेंस है, ना कि वायलेंस। पोइट ने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी है ताकि वो अपना फाइनल मैसेज दे सके कि चाहे कुछ टाइम के लिए हमें जो बुरी ताकत है वो स्ट्रांग लग सकती है, उसके वजह से जो है वो तबाही हो सकती है, लेकिन एंड में इनोसेंस, लाइफ और पीस यानी कि जो शांति होती है वही बची रहती है और वही नेचर का ट्रू एसेंस है। इस लाइन को एक साथ अगर जोड़कर समझे तो पोइट ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में जब टाइगर जैसी डेंजरस फोर्स खत्म हो जाएगी तब भी डियर जैसे इनोसेंट और ब्यूटीफुल क्रिएचर्स शांति से जंगल में पेड़ों की छाया के नीचे ठंडे पानी के पास अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे, यानी कि लास्ट में गुड और पीस ही सर्वाइव करता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी आखिरी दो लाइन्स है, द माइटी पेरिश इन देयर माइट, द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो अपना सबसे डीप और पावरफुल मैसेज देते हैं, जो कि इस पोएम का मेन आइडिया है। द माइटी पेरिश इन देयर माइट, इसका मतलब है कि जो लोग या फिर जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और अपनी ताकत पर घमंड रखती है, वही एक दिन ऐसा आता है कि अपनी ताकत की वजह से ख़त्म हो जाती है। मतलब कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस और उनका जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है वही उनके एंड का रीज़न बन जाता है। यहाँ पर टाइगर जैसी फोर्स की बात हो रही है जो कि स्ट्रांग है पर परमानेंट नहीं है। पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ पावर होना काफ़ी नहीं होता है, अगर वो पावर गलत तरीके से यूज़ हो रही है तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। फिर हमारे पोएट कहते हैं द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। दोस्तों ये थोड़ा अपोजिट आइडिया है। यहाँ पर स्लेन का मतलब होता है जो मारा गया, जैसे कि हमारे इस पोएम में डियर मारा गया था, और स्लेयर का मतलब होता है मारने वाला, जैसे कि टाइगर ने मारा था तो वो स्लेयर हो गया। तो सिंपल मतलब ये है कि जो वीक या फिर इनोसेंट लगता है वो अपने आइडियाज़, अपनी गुडनेस और अपनी वैल्यू के थ्रू एक्चुअली ज़िंदा रहता है, जबकि जो मारने वाला होता है वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर पोइट जो है वो फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि स्पिरिट की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो डियर की इनोसेंस और प्यार वाली क्वालिटीज़ है वो सर्वाइव करती है, लोग उन्हें याद रखते हैं, वो नेचर में फिर से आते हैं, जबकि जो टाइगर जैसे डिस्ट्रक्टिव चीज़ होती है वो एंड हो जाती है। मतलब ये जो पोइट है हमारे, उन्होंने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी है ताकि वो क्लियरली बता सके कि रियल विक्ट्री किसकी होती है। उसकी नहीं होती जो पावरफुल है, जो डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि उसकी होती है जो मासूम है, इनोसेंट है और लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन दोनों लाइंस को एक साथ जोड़कर समझा जाए तो हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि जो लोग या फिर जो फोर्सेस अपनी ताकत पर डिपेंड करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो एक दिन अपनी ही ताकत की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, और जो लोग उनका शिकार बनते हैं वो अपनी इनोसेंस और गुडनेस के थ्रू असल में सर्वाइव करते हैं, यानी कि लास्ट में जीत हमेशा अच्छाई की होती है, ना कि पावर की। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इस पोएम का ओवरऑल मैसेज समझे तो इसका सिंपल सा मैसेज ये है कि दुनिया में हमेशा दो तरीके की चीज़ें होती है। एक तरफ पावर होता है, गुस्सा होता है, और जो कि दूसरों को दबाने वाली सोच रखता है, जैसे कि यहाँ पर हमें टाइगर का एग्जाम्पल दिया था। और दूसरी तरफ प्यार, शांति और इनोसेंस जैसा एक क्रिएचर होता है, जैसे कि डियर। कुछ टाइम के लिए हमें लग सकता है कि जो स्ट्रांग और अग्रेसिव पावर है या फिर जो लोग हैं वो जीत रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। आखिर में वही चीज़ें टिकती है जो अच्छी होती है, जिनके पास काइंडनेस है, प्यार है और सच्चाई है। मतलब कि रियल लाइफ में भी हमें पावर या फिर घमंड से नहीं बल्कि अच्छाई से जीना चाहिए, क्योंकि एंड में वही जीतती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पोएम में हमें समझाया गया था और ये हमारी पोएम का मॉरल था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई है और पसंद भी आई है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।